डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के पिछले चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में वर्तमान में कृषि संकट। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत की कृषि में एक अभूतपूर्व संकट आया हुआ है और उसके चलते कृषि विकास की वृद्धि दर है वो बहुत धीमी हो चुकी है। वर्तमान में आवश्यकता यह है कि हम कृषि वृद्धि दर को तेज़ी से बढ़ाएं, ऊंचा रखें। इसके लिए तमाम प्रयास सरकार कर रही है और करने भी चाहिए, लेकिन प्रयासों का नतीजा सिफर यानी कुछ विशेष नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें देखना है कि संकट किन किन कारणों से आया हुआ है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी लगभग 60% व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए खेती पर निर्भर हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में भी वित्तीय समावेशन के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी किसानों की स्थिति है वह सुधरने की स्थिति में नहीं है। जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वर्ष 2018 में संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ। यह विरोध प्रदर्शन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहराते कृषि संकट को दर्शाता है। वर्ष 2010 से 2016 तक जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी वे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। कृषि क्षेत्र के विकास में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और चिंता का विषय है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसकी कार्य अवधि 2002 से 2007 थी के अंतर्गत सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की उत्पादन की वृद्धि दर है वो लगभग 9% रही। वहीं कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3% रही। इससे चिंता बढ़ना वाजिब है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में तमाम प्रयासों के बावजूद भी वांछित कृषि विकास की दर प्राप्त नहीं हो रही है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो लगभग कृषि के विकास की दर हमने 4% रखी है, यानी 2012 से 13 से लेकर के 2016-17 के बीच कृषि विकास के दर हमने 4% रखी, लेकिन प्राप्त हो रही है मात्र 3.2%। तो कहने का तात्पर्य कृषि विकास दर अपेक्षित दर से नहीं बढ़ रही है। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2017-18 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि दर है वो 3.4% रही, जबकि 2018-19 में यह 3.8% रही। ये विकासात्मक आंकड़े भारत के लिए निराशाजनक हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य आज़ादी के बाद ही भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो निरंतर घटता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। रोजगार में की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार है, जिसको हम डिसगाइज्ड या छुपा हुआ रोजगार भी कह देते हैं कई बार, लेकिन इसमें कमी नहीं आई है और उसकी वजह से देश में कृषि उत्पादन की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम मिल रही है। कृषि संकट के कारण हैं, बहुत से कारण हैं, जिनमें कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख किया है, जैसे खेतों का सिकुड़ता आकार है, छोटे होते खेत से मतलब है यहाँ मिट्टी की उर्वर क्षमता है वो कम हो रही है, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की उर्वर शक्ति है वो कम हो रही है। भूमि का जो भूजल का जो गिरता हुआ स्तर है वो भी बहुत बड़ा कारण है कृषि संकट में योगदान का, क्योंकि किसानों की अधिकांश फसलें हैं वो भूजल पर आधारित होती हैं और जहाँ भूजल उपलब्ध नहीं है वहाँ किसान खेती करने की स्थिति में नहीं है या वो खेती करना छोड़ रहे हैं, उनको सिंचाई के साधन नहीं मिल रहे हैं। खेती की लागत में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि खेती संबंधित जो इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ रही है, उत्पादकता कमज़ोर हो रही है, मानसून अनिश्चित है, सिंचाई की खराब सुविधाएँ हैं, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अभाव है, कृषि बाज़ारों में विसंगतियां हैं, विपणन प्रणाली में विसंगतियां हैं और सस्ती दरों पर किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। ये तमाम वजह हैं जो कृषि में संकट का कारण बनी हुई है।
भारत में किसानों की हालत कैसी है। ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि किसानों की हालत बड़ी दयनीय है। किसानों को जो लोन दिया जाता है उस लोन को लेकर के एक बहुत बड़ा सच ये है कि आज भी लगभग 60% लोन है वो किसान संस्थागत स्रोतों से प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन 40% किसान, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, वो अभी भी गैर संस्थागत स्रोतों से प्राप्त करते हैं, साहूकारों से लेते हैं, महाजनों से लेते हैं, और वो बहुत ही ऊंची दरों पर उन्हें प्राप्त होता है। एक सर्वे के अनुसार ऋण वसूली की दर 1987-88 में 74.9% थी, जो 1990 की कर्ज माफी के बाद 1991-92 में घटकर 41.1% रह गई। यानी किसानों की कर्ज चुकाने की क्षमता है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से घटी है। इसलिए किसानों को अंत में मजबूर होकर के गैर संस्थागत स्रोतों यानी साहूकारों से ऋण लेने को विवश होना पड़ता है। केंद्र सरकार चाहती है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, ये लक्ष्य रखा हुआ है, और इसके लिए आवश्यक है कि कृषि की विकास दर कम से कम 4% प्राप्त की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। 1997 से 2014 के बीच भारत में कृषि की औसत वृद्धि दर महज 3% रही, जो समग्र जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में महज आधी है। यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट से भी आधी ग्रोथ रेट है कृषि विकास की। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। अब बात आती है कि क्या कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान है। बार बार कहा गया है, और कृषि वैज्ञानिकों का अपना विचार है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है, एक स्थायी समाधान नहीं है। यह एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को एक वैकल्पिक योजना बनाई जाए, क्योंकि कर्जे की राशि यदि सभी राज्यों द्वारा जो प्रस्तावित कर्जे हैं किसानों के, उनको जोड़ दिया जाए तो वो राशि लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। और ये राशि इतनी अधिक है कि इस राशि से यदि देश में चाहें तो वर्तमान में जो सड़कें बनाने के लिए देश को वर्ष में जो राशि की आवश्यकता होती है उससे 16 गुना अधिक ये राशि है। 3 लाख करोड़, 16 गुना, वर्तमान की तुलना में 16 गुना सड़कें अधिक बनाई जा सकती हैं, इतनी बड़ी राशि है। और यही रकम से यदि वेयर हाउसेज की बात की जाए तो 4 लाख अतिरिक्त वेयर हाउस बनाए जा सकते हैं, या सिंचित जमीन के दायरे में 55% से अधिक का इजाफा किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिससे लगता है कि कर्ज माफी की जो राशि है उसका वॉल्यूम, उसका आकार बहुत बड़ा है। इस तरह से कृषि अर्थशास्त्रियों में कर्ज माफी को लेकर के तमाम तरह की आशंकाएं भी हैं कि सरकार की जो बिल पावर है वो बिल पावर पर भी सवाल उठते हैं। उसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के भी तमाम तरह के संदेह बार बार आते हैं, और उसके साथ ही सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की वजह से ये योजना अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाई। इस तरह से सरकार को तय करना चाहिए कि किसानों से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष रूप से कृषि विशेषज्ञों की मदद ले, और उन मदद का उपयोग करके वह किसानों की हालत को सुधार सकती है। इस तरह से यहाँ ये देखने की बात है कि सरकार चाहे तो इस तरह की योजना बनाए जिसमें पहले तो ये है कि कृषि विपणन एवं उत्पाद समिति यानी एपीएमसी को ख़त्म कर दिया जाए, और उसके साथ साथ मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा उचित बाजार व्यवस्था तैयार की जाए, और उसके साथ साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है उसको अनिवार्य बनाया हुआ है, लेकिन उसका 100% लागू होना बहुत आवश्यक है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 10% किसान ही एमएसपी को प्राप्त कर पाते हैं, बाकी 90% किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल का दाम एमएसपी के बराबर नहीं प्राप्त कर पाते, जिससे किसानों की आर्थिक हालत और भी कमज़ोर होती जा रही है। दूसरा ये है कि खेत से बाजार तक जो विपणन की सुविधाओं के तहत आता है, सरकार को सड़कों का निर्माण करना चाहिए, ताकि किसान बारहमासी सड़कों के द्वारा अपनी फसलें, अपना जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो लेकर के मंडी तक पहुंचा सके।
और उचित भाव प्राप्त कर सके। और तीसरा ये है कि जो प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला है उसका प्रबंधन बहुत ही कुशल हो। उस कुशल प्रबंधन से ये संभव किया जा सकता है कि किसानों को उचित कीमतें मिलें। किसानों को वित्तीय रूप से समावेशित करने की दिशा में भी अनेक कदम सरकार ने उठाए हैं। वित्तीय समावेशन से तात्पर्य यहाँ ये है कि सरकार किसानों को वित्त संबंधी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तमाम तरह के प्रयास योजनाएं बनाए और अधिक से अधिक किसानों को वित्तीय संसाधन, वित्तीय सेवा, साख सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि उनका रहन सहन सुधर सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसमें मुख्य रूप से ऋणों का भुगतान तो शामिल है ही है, उसके अलावा बचतों को बढ़ावा देना है, उनका बीमा करना है, उनकी पेंशन संबंधित व्यवस्था करनी है या उनका सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कवर उन्हें प्रदान करना है। ये सब वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वित्तीय समावेशन करके किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, क्योंकि किसान है वो गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेकर के उसके कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, और जब तक वो बोझ उसका नहीं हटेगा तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। इस तरह से कृषकों की आय और भूमि के आधार पर किसानों को ऋण दिया जाना चाहिए। भारत में औसतन लगभग 50% कृषि परिवारों ने ऋण लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये ऋण वह समय पर लौटा पाएंगे, और यदि नहीं लौटा पाएंगे तो क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत से किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। इसलिए आवश्यक है कि इस पैटर्न को भी बदला जाए। इसके साथ साथ कुछ सरकार को चाहिए कि इस नए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इन बातों पर ध्यान दे कि किसानों की ऋण अदायगी क्षमता कितनी है, क्या किसान ऋण लेकर के उसको अदा करने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश कृषक है वो या तो छोटा है या सीमांत है, जिसके पास भूमि का बहुत छोटा आकार है, बहुत छोटा टुकड़ा है। इसलिए अतिरिक्त आय, और दूसरा उसके पास कोई अतिरिक्त आय भी नहीं है कि वह जो ऋण लिया है उसको चुका सके। इसलिए किसान ऋण को चुका पाने में अक्षम होता है, और इस तरह से किसान को कई बार अपनी भूमि को गिरवी रखना पड़ता है और कई बार उसको आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। इसलिए सरकार को इस बारे में भी एक व्यापक और पारदर्शी नीति बनानी चाहिए। कृषि के में निवेश के नए स्रोतों की खोज करना भी बहुत एक अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिसमें कोई भी निजी निवेशक आगे नहीं आना चाहता है। सरकार को चाहिए कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का जो निवेश है या सार्वजनिक निवेश है उसको बढ़ाए, और वो बढ़ने पर ही संभव है कि निजी निवेश भी आगे आए। इसलिए पहले सरकार सार्वजनिक निवेश पर ध्यान दे और निवेश के नए नए क्षेत्र ईजाद करे, ताकि इस क्षेत्र के किसानों का भला हो सके। उसके साथ साथ सरकार को नई वित्तीय तकनीकी अपना करके कंपनियों का सहयोग लेना चाहिए, ताकि किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाया जा सके, समय पर उनको इनपुट्स उपलब्ध करवाए जा सके, और उसके साथ साथ उन्हें फसल का उचित भाव भी प्राप्त हो सके। इस तरह की व्यवस्था भी सरकार को वित्तीय कंपनियों के सहयोग से और नई तकनीकी के माध्यम से करना चाहिए। भविष्य की रणनीति सरकार की क्या हो, इस बारे में भी सरकार को चाहिए कि वह सभी किसानों को वित्तीय समावेशन की परिधि में लेकर के आए। इस हेतु उसे बैंकिंग, ऋण, निवेश और बीमा पर अत्यधिक बल देना चाहिए। साथ ही कृषि के आधुनिकीकरण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा कहीं हम दोबारा से विदेशों पर अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर ना हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। इस तरह से कुछ सरकार को चाहिए कि भूमि सुधारों को एक बार पुनः लागू करें, जिससे छोटे छोटे जो जोत हो चुके हैं उनका आकार बड़ा हो, और उन्हें इस तरह के किसानों को मेहनत वो सपोर्ट देना चाहिए कि किस आगे उनका विभाजन ना हो या उनका छोटा आकार ना हो, और उसमें वो नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके
बेहतर पैदावार ले सकें, ये सरकार का प्रयास हो। इस तरह से उसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि इस कृषि क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ले, ना कि नौकरशाही की मदद ले, क्योंकि नौकरशाही कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान पूरी तौर पर कर सकती है, लेकिन जहाँ तक तकनीकी सुधारों की बात है वो कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आगे लाया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सरकार को चाहिए कि देश में कृषि बाज़ारों की जो कमी है उसको पूरा करे, उसके साथ साथ विपणन केंद्रों की स्थापना करे और ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज बनाए, उनमें निवेश को आमंत्रित करे ताकि किसानों की फसलें खराब ना हों और उन्हें उचित भाव मिल सके। इस तरह कहने का तात्पर्य सरकार को अपनी भविष्य की रणनीति इस तरह की तैयार करनी चाहिए जिससे किसानों को एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव प्राप्त हो, वहीं उपभोक्ताओं को भी उचित कीमतों पर उचित खाद्यान्न प्राप्त करने में मुश्किल ना हो, उन्हें भी उचित कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त हो। इस तरह से सरकार को चाहिए कि वह बैंकिंग सिस्टम में भी इस तरह का सुधार करे कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के उन धारकों को वार्षिक नवीकरण की सुविधा प्रदान करके ब्याज मुक्त ऋणों का भुगतान करे या ऋण प्रदान करे। इस तरह से सरकार को चाहिए कि वह किसानों के उत्पादों से लेकर के किसान के बाज़ार में बेचने तक की वित्तीय व्यवस्था सरकार संभाले और किसानों को आसान शर्तों पर अधिक अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाए और उन ऋणों के लिए सरकार किसी तरह का दबाव ना बनाए और अधिक से अधिक जो इनपुट्स हैं, आधुनिक इनपुट्स, उनका उपयोग करने का उन्हें अवसर मिले। इस तरह सरकार को चाहिए कि वह कृषि संकट के लिए व्यापक नीति लेकर के आए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।